सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत विचारण की प्रक्रिया के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है न्यायालय की शक्ति। न्यायालय की शक्ति की मामले का विचारण करते समय न्यायालय प्रत्याहरण, समायोजन एवं राजीनामा से संबंधित कार्रवाई भी कर सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रत्याहरण। तो प्रत्याहरण से क्या मतलब है? वादी के द्वारा अपने दावे का या उसके किसी भाग को वापस लिया जाना या प्रत्याग करना क्या कहलाता है? प्रत्याहरण कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वादी अपने दावे को या उसके किसी भाग को वापस लेता है या उसका प्रत्याग करता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्याहरण कहलाता है। जब मामला या अपील जिला न्यायालय में संस्थित की जाती है और जिला न्यायालय उस मामले को सहायक जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायालय में भेज सकता है अथवा वहां से वापस मंगा सकता है। जब कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से मामले को वापस मंगाता है, यह भी प्रत्याहरण है जो न्यायालय की मामले को अंतरण करने की शक्ति में आती है। क्या वादी अपने मामले को या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण कर सकता है? तो प्रत्याहरण कर सकता है, यस। यदि किसी मुकदमे में दो या अधिक प्रतिवादी हैं, क्या उनमें से किसी एक के विरुद्ध या अधिक के विरुद्ध प्रत्याहरण किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। जहां किसी मामले में दो या अधिक प्रतिवादी हैं तो वादी उनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध दावे को या उसके किसी भाग को छोड़ सकता है। प्रत्याहरण करने का आदेश न्यायालय के द्वारा भी दिया जा सकता है कि जहां दो या अधिक वादी अथवा प्रतिवादियों का अथवा वाद हेतुकों का संयोजन हुआ है और न्यायालय को लगता है कि ऐसे संयोजन से देरी या कठिनाई पैदा होने की संभावना है तो प्रत्याहरण का आदेश दिया जा सकता है। वादी स्वयं भी अपने दावे अथवा उसके किसी भाग को छोड़ने या प्रत्याहरण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। दावे का या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण कब किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि मामले की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में। कब? मामले की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में, लेकिन निर्णय अथवा आदेश के पहले मामले का अथवा उसके किसी भाग का प्रत्याहरण किया जा सकता है, लेकिन प्रत्याहरण न्यायालय की इजाजत से ही किया जा सकेगा। यदि न्यायालय वादी को ऐसे दावे की विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया दावा संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए प्रत्याहरण की इजाजत देता है तो ऐसी दशा में उस न्याय के विषय में वादी दूसरा दावा संस्थित कर सकता है। अगर वादी अवयस्क या अस्वचित्त है तो उसके दावे में पक्षकार वाद मित्र है तो उसके दावे अथवा उसके किसी भाग का प्रत्याहरण वाद मित्र के द्वारा किया जा सकता है। तो उसके द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र, क्या है कि न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया जाएगा कि प्रत्याहरण वादी के लाभ के लिए है। किसके लाभ के लिए है? वादी के लाभ के लिए है। और यदि ऐसे मामले में प्रतिनिधित्व प्लीडर के द्वारा किया जाता है तो प्लीडर को भी प्रमाण पत्र देना होगा कि दावे का ऐसा प्रत्याग उसकी राय में वादी के लाभ के लिए है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अवयस्क है या अस्वचित्त है तो उसके लाभ के लिए ही, उसके हित के लिए ही वाद का प्रत्याग या प्रत्याहरण किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 8 के तहत जब प्रतिनिधात्मक दावा संस्थित किया जाता है और प्रतिवादी के द्वारा दावे का प्रत्याहरण न्यायालय की इजाजत
बिना नहीं किया जा सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिनिध्यात्मक दावा होता है वह न्यायालय की इजाज़त के बिना, प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिनिध्यात्मक दावा में न्यायालय की इजाज़त लेना अति आवश्यक है। जब प्रतिनिध्यात्मक दावे में वादी के द्वारा प्रत्याहरण का आवेदन किया जाता है तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना की जाएगी और सभी ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का युक्ति अवसर दिए जाने के बाद न्यायालय के द्वारा प्रत्याहरण की इजाज़त दी जा सकती है, अगर न्यायालय संतुष्ट है तो। सीपीसी की धारा 91 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस का 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा दावा किया जाता है तो न्यायालय ऐसे मामले में इजाज़त प्रत्याहरण की देगा। सीपीसी के धारा 92 के अंतर्गत धार्मिक मामलों से संबंधित, किससे संबंधित? धार्मिक मामलों से संबंधित, और 91 में है लोक न्यूसेंस से संबंधित मामले भी न्यायालय की बिना इजाजत के प्रत्याहरण नहीं हो सकता। तो अब राजीनामा के बारे में देखते हैं कि आदेश 23 के अंतर्गत विवाद के पक्षों को राजीनामा करने का अधिकार प्रदान करती है। कानून पक्षकारों को राजीनामा करने के लिए रोकती नहीं है या वर्जित नहीं करती है। तो कहने का मतलब यह है कि पक्षकारों के द्वारा किसी भी मामले में क्या किया जा सकता है? राजीनामा किया जा सकता है। जब प्रतिवादी अथवा प्रतिवादियों के विरुद्ध दावा संस्थित किया जाता है तो विवादग्रस्त पक्षकार राजीनामा कर सकते हैं। सीपीसी की नीति भी यही है कि पक्षकारों के बीच क्या हो जाए? राजीनामा हो जाए। सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किया जाता है तो न्यायालय को कर्तव्य है कि वह पक्षकारों के बीच राजीनामा कराए। इसी प्रकार परिवार से संबंधित कोई मामले हैं तो न्यायालय द्वारा राजीनामा कराया जाए। पक्षकारों के बीच ऐसा राजीनामा कब होता है? मामले की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में, लेकिन निर्णय से एवं आदेश देने से पहले कभी भी किया जा सकता है। अगर पक्षकार आवेदन करते हैं कि उनके बीच राजीनामा होने की संभावना है तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय मामले की कार्रवाई को मुलतवी कर सकता है। जब न्यायालय को यह साबित किया जाता है कि दावों के पक्षकारों के द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित करार या समझौता से समायोजित किया जा चुका है या प्रतिवादी वादी के दावे की तुष्टि कर देता है तो ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे करार या समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा और उसके अनुसार डिग्री पारित करेगा। ऐसी डिग्री को सहमति की डिग्री के नाम से जाना जाता है। ऐसी डिग्री जो पक्षकारों के बीच में समायोजन के द्वारा पारित की जाती है, कैसी डिग्री कहलाती है? सहमति की डिग्री कहलाती है। यदि पक्षकारों के बीच में समझौतों को लेकर कोई विवाद है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय स्वयं न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर प्रतिवादी अयोग्य व्यक्ति है तो उसकी तरफ से प्रतिरक्षा करने वाला वादार्थ संरक्षक होगा और वादार्थ संरक्षक न्यायालय की इजाजत से समझौता कर सकता है। सहमति की डिग्री और समझौते की डिग्री न्यायालय का निर्णय नहीं होता, यह न्यायालय के द्वारा उस बात की स्वीकृति है जिसको पक्षकारों ने आपस में तय किया है। अतः समझौते की डिग्री पक्षकारों की सहमति पर न्यायालय की मोहर है। यद्यपि ऐसी डिग्री का निष्पादन उसी प्रकार किया जाता है जैसे अन्य डिग्रियों का निष्पादन किया जाता है। किसी दीवानी मामले में अपील के दौरान भी यदि पक्षकार सहमत हों तो अपील में भी समझौता किया जा सकता है। प्रतिवादी वाद में कोई करार या समझौता नहीं किया जा सकेगा जब तक कि न्यायालय की इजाज़त न हो और ऐसी इजाज़त को न्यायालय की कार्रवाई में अव्यक्त रूप से अभिलिखित किया जाएगा। सीपीसी की जो धारा है 91 और 92 उसके अंतर्गत मामलों में राजीनामा की इजाज़त अर्थात राजीनामा न्यायालय की इजाज़त से किया जाता है। थैंक यू।